Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we are starting with perquisites. सैलरी के चैप्टर को मैंने अपने हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अलाउंसेस. सेकेंड पार्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट रिटायरमेंटल बेनिफिट्स लाइक ग्रेच्युटी पेंशन. एंड नाउ द थर्ड पार्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट perquisites. All remaining concepts will be the part 4. परक्विजिट्स क्या है? देखिए, परक्विजिट्स का सिंपल मीनिंग है फैसिलिटीज. अभी शुरू में एक दो पेज के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें लिखने का कुछ नहीं है. फिर डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स से मैं आपको डिक्टेशन स्टार्ट करूंगा, तो अभी पेशेंटली कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा. मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं आपके लिए, परक्विजिट्स का मतलब होता है बेनिफिट्स, फैसिलिटीज. जो लोग अच्छी कंपनीज में जॉब करते हैं या अच्छी पोस्ट पे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आमतौर पर कुछ फैसिलिटीज कंपनी देती है, जैसे कार फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी, मे बी डोमेस्टिक सर्वेंट्स, क्लब फैसिलिटीज, लोन्स, गिफ्ट्स. तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है. ऑल सच फैसिलिटीज अनलेस एग्जेम्प्टेड आर टैक्सेबल. किसी किसी फैसिलिटी में कुछ कुछ एग्जेम्पशंस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. वैल्यूएशन रूल्स भी हैं. अब मान लेते कोई चीज है जिसको कैश से क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं. गवर्नमेंट का मतलब इनकम टैक्स रूल्स हैं जो कि उसके वैल्यूएशन के बारे में बताएंगे. जैसे अलाउंसेस में हमने एग्जेम्पशंस में पढ़ा था रूल 2BB, एचआरए में था रूल 2A. इसी तरह से वैल्यूएशन के लिए रूल 3 आएगा. इनकम टैक्स का रूल 3 परक्विजिट्स ऑफ वैल्यूएशन बताता है. दैट वी विल स्टडी ग्रेजुअली इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस. तो अभी जो फर्स्ट वीडियो है परक्विजिट्स की, इसमें मैं कुछ कंसेप्ट्स दे रहा हूं जिनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा. ध्यान से समझने की बात यह भी है कि अलाउंस और परक्विजिट में क्या डिफरेंस है. सेम चीज के लिए कंपनी अलाउंस भी दे सकती है, परक्विजिट भी, जो वो चाहे. ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा. जैसे लंच अलाउंस, कंपनी ने कहा भाई आप घर से दूर रहते हैं या ऑफिस की ड्यूटीज में हैं और हम आपको लंच के लिए एक फिक्स पैसा देना चाहते हैं मंथली बेसिस पे, तो दैट इज लंच अलाउंस. वहीं अगर कंपनी ने एक कैंटीन मेंटेन की हुई जहां पर एम्प्लॉय फ्री में जाकर लंच ले सकते हैं, तो वो लंच फैसिलिटी हो गई. कंपनी ने कैब लगाई हुई है घर से आने जाने के लिए, तो वो हो गई कैब फैसिलिटी. और अगर कंपनी पैसा दे दे उसी पर्पज के लिए घर से आने जाने के लिए, तो वो हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंस. ऐसे ही डोमेस्टिक सर्वेंट्स अगर घर में काम कर रहे हैं आपके, तो वो हो गया फैसिलिटी. और कंपनी उसके लिए अगर पैसे दे दे तो वो हो गया सर्वेंट अलाउंस. ऐसे कंपनी के आप घर किराए पे ले लो तो हो गया हाउस रेंट अलाउंस. और एक कंपनी आपको फ्लैट की चाबी दे दे तो वो हो गया फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, रेंट फ्री अकोमोडेशन, RFA. आई होप कि इतने एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब और भी हम कंसेप्ट लेते हैं. इनको लिखने का मेरे ख्याल से फायदा नहीं है, सिर्फ समझने का है, इसलिए मैं इसको डिक्टेट नहीं कर रहा हूं. जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूं परक्विजिट्स डिनोट अ पर्सनल एडवांटेज. ऑब्वियसली अब माना मैं ऑफिस में काम करता हूं. अब मैं ऑफिस में काम करता हूं, वहां पर मान लेते हैं कोई ऑफिस में असिस्टेंट है, कोई टाइपिस्ट मुझे मिला हुआ है, कोई स्टेनोग्राफर है, कोई पियोन है, कोई ड्राइवर है जो ऑफिस के काम के लिए इधर उधर ले जाता है. तो वो कोई फैसिलिटी नहीं है. अगर यही ड्राइवर मेरे को घर के लिए मिले कि मैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पे जा सकूं, घूमने जा सकूं, तो वो ड्राइवर फैसिलिटी है. तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी बेनिफिट टैक्सेबिलिटी का जहां तक सवाल है वो तभी होगा जब पर्सनल एडवांटेज है. ऑफिस में अगर कोई भी फैसिलिटी मिल रही है ऑफिस के काम को करने के लिए, तो वो कोई परक्विजिट नहीं है. इसी तरह से फैसिलिटीज जो है वो एम्प्लॉय को भी दी जा सकती है या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को भी दी जा सकती है. अब जैसे मान लेते हैं अगर कार मेरे नाम पर ना देके कंपनी मेरी वाइफ के नाम पर अलॉट कर दे, अगर मैं कंपनी में एम्प्लॉय हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स फ्री हो जाएगी. वो तो फिर इनडायरेक्टली बेनिफिट देना हुआ, तो ऑब्वियसली इट विल आल्सो बी टैक्सेबल. तीसरी बात है कंसेप्ट वाली कि परक्विजिट जो है वो कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी. यूजली तो फैसिलिटी काइंड में ही होगी, बट कैश में परक्विजिट कब मानी जाती है? जब कोई पर्सनल एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय रीइंबर्स कर देती है कंपनी. अब जैसे मान लेते हैं एम्प्लॉय के बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इट इज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय टू पे देयर फीस. लेकिन अगर वो फीस स्कूल को पे करने के बाद कंपनी से रीइंबर्स करा ले, या वो अपने पर्सनल कार के पेट्रोल बिल्स कंपनी से रीइंबर्स करा ले, या वो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो फैमिली के साथ खाना खाता है कभी कभी जाके, मान लेते हैं उनके बिल्स वो कंपनी से रीइंबर्स करा ले, तो वो एक तरह से उसको बेनिफिट कैश में मिल रहा है, बट फिर भी उसको अलाउंस में नहीं गिनेंगे, परक्विजिट में गिनेंगे. फर्क क्या है दोनों में? मिल तो दोनों में पैसा रहा है. अलाउंस में आमतौर पर सेम अमाउंट मंथली बेसिस पर मिलता रहता है एक पर्टिकुलर खर्चे के लिए, जबकि एक्चुअल फिगर को रीइंबर्स जब बिल के बेसिस पर किया जाता है तो वो परक्विजिट्स में काउंट होता है.
चलिए, नाउ परक्विजिट्स आर टैक्सेबल ओनली व्हेन द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड दीज। लीगली अगर कोई बेनिफिट मिला है तो ही वो टैक्स लगेगा। छोटा सा पॉइंट है, जवाहरलाल नागपाल करके एक इसमें रूलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि सपोज एक एम्प्लॉय को एक बेनिफिट नहीं मिला हुआ फिर भी वो यूज कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कंपनी के फ्लैट्स हैं और वो एक पर्टिकुलर फ्लैट को जो है इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। सपोज कंपनी के मैनेजमेंट को नहीं पता था, दूसरे शहर में थे फ्लैट्स कोई भी रीजन से, तो उसमें फिर वो फैसिलिटी नहीं मानी जाएगी, बिकॉज कंपनी ने तो उसको फैसिलिटी दी ही नहीं है। ऐसे मान लेते हैं कंपनी की गाड़ियों को वो यूज करता है पर्सनली, जबकि कंपनी ने उसको कभी अलाउ नहीं किया। तो ये तो एक तरह से मिस यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज है। ऐसे में अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर केस बन सकता है और मे बी उसको वो बेनिफिट सारे जो भी उसने लिए रीस्टोर करने पड़े कंपनी को। बट एज सच उसकी टैक्सेबिलिटी का यहाँ पर पॉइंट खड़ा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने उसको वो बेनिफिट कभी दिए नहीं है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आपको कोई परक्विजिट अपने एम्प्लॉयर के अलावा कोई और दे रहा है, अब जैसे मान लेते हैं कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, और उसकी कंपनी उसको कोई उसका क्लाइंट जो है मान लेते हैं कोई बड़ी कंपनी, और वो उसको कोई कार या घर प्रोवाइड करे, तो वो सैलरी नहीं बन जाएगी। हर परक्विजिट सैलरी नहीं है। परक्विजिट सैलरी हेड में तभी आएगी जब एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिले। अगर क्लाइंट से प्रोफेशनल को मिल रही है तो वो प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी। राइट, एक और केस है जिसमें कोई खास बात नहीं थी, SSM लिंगप्पा ये केस है, मद्रास हाई कोर्ट का पुराना। इसके अंदर ये डिसीजन हुआ था कि मान लेते हैं एक एम्प्लॉय को लीगली एक फैसिलिटी दी गई, बट बाय द वे जो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट था उसमें उस पर्टिकुलर फैसिलिटी के दिए जाने के बारे में कुछ लिखा नहीं था, मींस द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइलेंट अबाउट दैट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का ये एक टेक्निकल एरर है या टेक्निकल इसमें रिफाइनमेंट की जरूरत है, और इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर एक कंपनी ने फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को दी है तो फिर वो ठीक है, दैट्स ओके, इट विल बी टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय एज इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि बेनिफिट जो है परक्विजिट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी गिवन हो सकते हैं। इनडायरेक्टली में फिर वही है ना कि हो सकता है कि टैक्स बचने के लिए, अगर ऐसा ना हो तो फिर तो कोई भी कंपनी बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉय की बजाय उसके किसी फैमिली मेंबर को बेनिफिट दे देगी। तो फैमिली मेंबर में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सर्वेंट्स, डिपेंडेंट्स सब आते हैं। सबके लिए अगर कोई भी बेनिफिट कंपनी दे रही है तो इट विल बी टैक्सेबल फॉर देम। राइट, नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। अब यहां पर आप अपनी कॉपी खोलिए। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट कि कौन कौन से पॉइंट हैं। ऑब्वियसली फिर इन सबकी वैल्यूएशन भी हम सीखेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में, बट अभी फर्स्ट वीडियो में विल अंडरस्टैंड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, और इसी सेक्शन के अंदर 8 क्लॉजेज में एक लिस्ट है जो कि बताती है कि कौन कौन सी परक्विजिट जो हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल होंगी एम्प्लॉइज के लिए। राइट, यानी कि टैक्सेबल तो सारी होंगी, उनका 8 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट एंड ओपन योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। हेडिंग डालिएगा डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स। डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स, सेक्शन है इसका सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में सबसे पहला क्लॉज है रेंट फ्री अकोमोडेशन। एक फ्री में रहने के लिए अगर घर दिया जाए तो वो सबसे पहला पॉइंट है रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये सबसे होता है ना, एक सपना होता है, हाँ जी हम पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे बड़ी कंपनी में। कुछ लोग तो अपना बिजनेस करने का सोचते हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बहुत रेप्यूटेड फर्म में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी बड़ी मिनिस्ट्री में या कुछ इस तरह से जॉब करेंगे तो फिर वहाँ पर वो कहते हैं ना भाई बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, तो ये वो सब चल रहा है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो कि इसमें कवर्ड है। राइट, सो इसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड पॉइंट रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर ही कंसेशनल रेंट फ्री तो नहीं कहूँगा, कंसेशनल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। कंसेशनल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दैट इज माय सेकंड पॉइंट। कंसेशनल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन CRA, कई बार होता है कंपनी फ्री में मकान देती है। फ्री में इन द सेंस आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको एक फ्लैट की चाबी दे दी, मकान की चाबी दे दी, आप रह रहे हैं। कई बार कंपनी कहती है ठीक है आप रह सकते हैं बट यू हैव टू पे 1000 पर मंथ और 2000 पर मंथ, है ना। तो उस सिचुएशन में इसके लिए एक अलग से क्लॉज हो गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में क्लॉज 2 कंसेशनल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। ठीक है, इसकी वैल्यूएशन अभी हम सब जैसे मैंने कहा नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे।
अब आ जाता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में क्लॉज 3। दिस इज अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। इसकी कोई लिस्ट नहीं है, जो भी एम्प्लॉयर अपनी तरफ से फैसिलिटीज दे रहा है दैट इज कवर्ड बाय दिस थर्ड क्लॉज। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज इट कैन बी अ स्कूल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, जिसमें एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ सकते हैं, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, या इट कैन बी लाइक हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। मेन चीज है मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर कि कंपनी अपनी तरफ से कर रही है जो भी कर रही है, और इट कैन बी लाइक अ कैंटीन मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, लाइक दैट, है ना। तो कोई भी फैसिलिटी कंपनी अपनी तरफ से क्रिएट करके दे रही है, देन दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3। इसी वीडियो के अंदर थोड़ा लेटर पोर्शन में मैं समझाऊंगा कि ये जो फैसिलिटी है 17 to 3 इट इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। अब ये एक नई कहानी खड़ी होगी जो कि रियल लाइफ में ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्यों वो बाद में बताऊंगा, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। एंड दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 की जितनी भी बेनिफिट्स फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंड दे आर टैक्सेबल ओनली फॉर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, जहां तक इस सब क्लॉज का सवाल है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, इसके अंदर आता है एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। एक तरह से ये मॉनेटरी परक्विजिट्स में आ जाता है, रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। ये तो बहुत आसान है इसको समझना। कोई भी पर्सनल खर्चा एम्प्लॉय का, वो अपनी मर्जी से होटल में गया, वहाँ खाना खाया, पैसे रीइंबर्स करा लिए, अपनी मर्जी से कहीं पर भी ट्रीटमेंट करवाई, मेडिकल ट्रीटमेंट कंपनी से रीइंबर्स करा लिया, पेट्रोल का बिल, मूवीज़ का बिल, मे बी घर के कपड़ों का बिल, ग्रॉसरी बिल्स, इट कैन बी एनीथिंग। कोई भी खर्चा एम्प्लॉय का, याद होगा हमने पहले कभी पढ़ा था सैलरी के चैप्टर की शुरुआत में, एम्प्लॉयमेंट टैक्स उसको देना पड़ता है सपोज, और वो पे करने के बाद कंपनी से रीइंबर्स करा लेता है, तो वो था सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4। इसका रेफरेंस पहले आया था और तब मैंने बोला भी था कि बाद में ये दोबारा आएगा, तब हम दोबारा ध्यान से समझेंगे। तो इस वक्त मैं अब उसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 17 to 3 जो ऊपर पढ़ाया, उसमें फैसिलिटी कंपनी दे रही है अपने ढंग से, अपने स्टाइल से, जो कंपनी को ठीक लग रहा है उस हिसाब से बेनिफिट दिया जा रहा है। और 17 to 4 में क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय के खर्चे हैं जो एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज, दे आर बीइंग रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। देयर इज अ डिफरेंस। अगर कंपनी कैंटीन मेंटेन कर रही है तो एक तरह से ये हो गया कि भी कंपनी ने अपनी तरफ से किया, या स्कूल मेंटेन कर रही है, या कोई भी अपनी तरफ से कर रही है। एक है कि आप अपने हिसाब से खर्चा कर रहे हैं और कंपनी से रीइंबर्स करवा रहे हैं, तो वो हो जाता है फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, राइट। एंड याद रखिएगा, इट इज टैक्सेबल फॉर बोथ स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड। इसमें स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड का चक्कर नहीं है, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, राइट। ये स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड भी मैं अभी 2 मिनट बाद आपको बताऊंगा। अभी पहले मैं एक लिस्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 5 हमारे पॉइंट हैं, सॉरी 8 पॉइंट्स हैं, उनको मैं एक एक करके लेने की कोशिश कर रहा हूं। सो अभी तक मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1, 2, 3 एंड 4। आई होप आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे, और मैं अपनी तरफ से बहुत धीमे धीमे आपको हर चीज़ समझा के बता के चल रहा हूँ। तो अभी मेरे को ये लग रहा है कि आपको परक्विजिट्स का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और साथ में जो इसके 4 क्लॉजेज हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए, राइट। चलिए अब हम एक बार स्लाइड्स पे जाके इन चारों के बारे में देख लेते हैं, कुछ और इसमें पॉइंट ना हो। सबसे पहला रेंट फ्री अकोमोडेशन मैंने आपको बताया, फिर कंसेशनल हाउस, फिर अदर बेनिफिट्स टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज या एग्जेम्प्ट फॉर नॉन स्पेसिफाइड, बात वही है। एंड दे आर टैक्सेबल इन द ईयर इन विच दे आर प्रोवाइडेड, ये कोई खास पॉइंट नहीं है कि जिस साल मिलेगा उस साल टैक्स लगेगा। देन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई बीइंग मेट बाय एम्प्लॉयर, दैट इज मॉनेटरी परक्विजिट्स, कि जो एम्प्लॉय के खर्चे हैं उसकी ऑब्लिगेशन है, अगर कंपनी उसको रीइंबर्स कर रही है तो वो 17 to 4 में आता है, राइट। इसके एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए जैसे मैंने भी आपको समझाए भी, करेक्ट। नाउ अब इसके अंदर हमारा 5वां पॉइंट है LIC प्रीमियम के बारे में। अब सब जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उसमें पैसा हर साल कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और फिर मेच्योरिटी पे वो पैसा मिल जाता है आमतौर पर। अगर बाय द वे एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसके जो भी नॉमिनीज हैं उनको पैसा मिलता है, अदरवाइज पॉलिसी जब भी 10 साल 15 या 20 साल के बाद मेच्योर होती है तो उसमें बेनिफिट मिलता है। इसलिए ये पॉलिसी जो है वो टैक्सेबल की गई है, राइट।
तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में हम और लिखना, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम ले रहे हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 का क्लॉज, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 5। इसमें आप लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, यानी पॉलिसी एम्प्लॉय की है लेकिन कंपनी उसका प्रीमियम पे कर रही है, ठीक है। सो दिस बेनिफिट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, दिस बेनिफिट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब ये है कि अगर पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू हो गया तो उस पर टैक्स लग जाएगा, चाहे पे करने में कंपनी को 2-4 दिन लेट हो जाए और उस बात में फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो जाए। कई बार क्या होता है ना, जैसे मार्च के एंड में सपोज कोई पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू है और कंपनी पे करने में अप्रैल हो गया, 2-4 दिन लेट हो गई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस साल वो पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉय के लिए वो बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर साथ साथ मैं क्लियर कर दूं, जो और दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं लाइक मेडिक्लेम इंश्योरेंस है या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है या फाइडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, उनमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये भी आप हाथ के हाथ एक लिस्ट बना लीजिएगा, फॉलोइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज आर नॉट टैक्सेबल, फॉलोइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज आर नॉट टैक्सेबल फॉर एम्प्लॉय, मतलब अगर इनका प्रीमियम कंपनी पे करेगी भी तो भी टैक्स नहीं लगेगा। फॉलोइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज आर नॉट टैक्सेबल, कौन कौन सी हैं इसके अंदर? सबसे पहले जैसे मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कंपनी अगर पे करती है तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह से है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, इसमें भी होता है कि कोई एक्सीडेंट के लिए अगर क्लेम मिलता है तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी कोई टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि इन सब में क्या होता है कि ना बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो श्योर नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि पॉलिसी मैच्योर होने पर लमसम अमाउंट मिलता है। इन पॉलिसीज में अगर कुछ भगवान न करे हॉस्पिटलाइजेशन हो, एक्सीडेंट हो तो पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो इसलिए इन पॉलिसीज पे टैक्सेशन नहीं किया गया है ना। इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय, कई बार फाइडेलिटी गारंटी जो है वो ली जाती है कि जैसे कैशियर वगैरह हैं कोई घपला ना कर दें, सो इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं उन पर भी कोई टैक्सेशन नहीं है। फाइडेलिटी गारंटी या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI, ये शायद आपने नाम सुना भी होगा, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस ESI, तो ये सब तो डिस्पेंसरीज वगैरह का कंट्रीब्यूशन होता है, तो इन सब में कोई टैक्स जो है वो नहीं लगता है, राइट। चलिए अब हम 5 क्लॉजेस पढ़ चुके हैं परक्विजिट्स के बारे में, अब हम लेंगे ये ड्यू बेसिस वाला पॉइंट मैंने बताया। नेक्स्ट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स 17 to 6। स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में ज़्यादा डिटेल में कॉर्पोरेट लॉ में मिलता है। वैसे स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जो लंबे समय से उनके पास काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आमतौर पर उनको बेनिफिट देने के लिए अपने शेयर्स अलॉट करती है बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे। सो आमतौर पर इसके अंदर भी टैक्सेशन लगाया जाता है कि भाई सपोज अगर 100 रुपीज़ का शेयर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को 10 रुपीज़ में दे दिया तो वो 90 रुपीज़ पर शेयर जो है वो उनका बेनिफिट हो गया और उस पर टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो इस पॉइंट को भी अब हम नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब आप एंटर कीजिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6। लिखेंगे इसके बारे में, allotment of sweat equity shares, allotment of sweat equity shares to employees at concessional rate। तो वो जो कंसेशन है, वो जो बेनिफिट है एम्प्लॉय को, उस पर टैक्स लगता है, राइट। सो अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉयज एट कंसेशनल रेट, दैट इज द पॉइंट विच इज बीइंग टैक्स्ड हियर, राइट। इसका नेक्स्ट भी हम हाथ के हाथ पढ़ लेते हैं। एक ना बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पे एक सुपर एनुएशन फंड बनाते हैं, उसमें जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। सो एम्प्लॉयर, ये कोई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिस्ट में है तो पूरा लिखवा रहा हूं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख पर एनम। इसका मतलब साफ है कि 1 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर अगर जाएगा तो टैक्स लगेगा, नहीं तो टैक्स नहीं लगेगा, राइट। और 8वां आखिरी क्लॉज है,
फ्रिंज बेनिफिट्स यानी कि अदर बेनिफिट्स जो कि डिफाइंड हैं काफ़ी हद तक। फ्रिंज बेनिफिट्स में जैसे क्लब फैसिलिटी है, क्रेडिट कार्ड है, गिफ्ट्स हैं, लोन्स हैं, है ना, गिफ्ट्स हैं एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, कंसेशनल लोन्स हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये 8 कैटेगरीज में सारी परक्विजिट्स को डिफाइन किया गया है। तो मेरे साथ आप एक बार 2 बार इसको दोहरा लीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन परक्विजिट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ हद तक क्लियर होगा। अभी हम काफ़ी सारी वीडियोस में एक एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन को, कंसेशनल अकोमोडेशन को, फिर अदर बेनिफिट्स एक एक करके आएंगे, ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉय बिंग मेट बाय एम्प्लॉयर यानी जो खर्चे हैं एम्प्लॉय के कंपनी रीइंबर्स करिए, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, राइट। इसी के साथ साथ कंपनी अगर LIC प्रीमियम दे रही है, कंपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय LIC, आई डोंट मीन ओनली LIC अ पर्टिकुलर कंपनी, पहले एक्चुअली सिर्फ LIC होती थी, अभी तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम है वो इसमें इंक्लूड हम कर रहे हैं। बट काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका इंश्योरेंस, जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उनका इंश्योरेंस अगर कंपनी करवा भी रही है एम्प्लॉय के लिए तो उस पर कोई टैक्सेशन एम्प्लॉय पर नहीं है, जैसे मेडिक्लेम, पर्सनल एक्सीडेंट, फाइडेलिटी गारंटी एंड ESI। और अगर कंपनी अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को सस्ते रेट में दे रही है तो वो बेनिफिट टैक्सेबल है। सुपरन्वेशन फंड में अगर कंट्रीब्यूशन करे, सुपरन्वेशन को आप ये समझ लो एक तरह से रिटायरमेंट फंड, तो उसमें अगर कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है तो 1 लाख रुपए से ऊपर उस पर टैक्स लगेगा। और फ्रिंज बेनिफिट्स, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ और बेनिफिट्स दे रही है जैसे क्रेडिट कार्ड, क्लब, गिफ्ट्स, लोन वगैरह, तो उन सब पे भी टैक्स लगता है। किस तरह से लगता है, कितना लगता है, कब नहीं लगता, वो एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है जो हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या है, राइट। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको अदर बेनिफिट्स पढ़ा रहा था, अपने कॉपीज को पलट के देखिएगा, तो एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था 17-3 कि बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, और उसके बारे में मैंने लिखवाया था दैट इट इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। याद आया? यानी कि जो भी बेनिफिट्स कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है वो टैक्सेबल होते हैं ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर एक कंसेप्ट हमारे सामने आ जाता है पढ़ने के लिए रेलेवेंट होके कि भैया ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या है। सो विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट दिस। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है क्या, उसके बाद फिर मैं इसको लिखवा भी देता हूँ आपको, राइट। यहाँ तक हम लिख चुके हैं, आगे हम लिखना शुरू करेंगे। हु इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, हु इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है। देखिए, जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, चाहे 1 दिन के लिए है, चाहे पूरे साल के लिए है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, नॉमिनी डायरेक्टर है, एनी टाइप ऑफ डायरेक्टर, अगर वो बंदा कंपनी में डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। इजी। दूसरा, अगर वो कंपनी का एक मेजर शेयर होल्डर है, मेजर की डेफिनेशन मिनिमम 20%, अगर उसके पास कंपनी के 20% और मोर इक्विटी शेयर्स की बेनिफिशियल ऑनरशिप है तो उस एम्प्लॉय को भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना गया है। तीसरा आ जाता है, अगर उसकी साल भर की सैलरी 50,000 है तो उसको भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना गया। और तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड है तो उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानते हैं। नाउ अगर आपने अभी ध्यान से सुना हो कि मैंने क्या बोला, तो मैंने थर्ड चीज जो बोली वो बोली 50,000 पर एनम। आप बोलो सर क्या मजाक कर रहे हो? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि ये जो क्लॉज है इसको मोर और लेस आई बिलीव, पर्सनली बिलीव कि इनकम टैक्स एक्ट से हटा ही देना चाहिए, रूल्स में से हटा देना चाहिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि आज की तारीख में 50,000 बहुत ही कम अमाउंट है, 4,000 रुपये महीना, एक तरह से पियोन की सैलरी। एक तरफ हम फर्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं डायरेक्टर की, और तीसरी पॉइंट में जाके हम 50,000 पर एनम की बात कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली आज की तारीख में किसी की भी सैलरी नहीं होती। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के अपने भी जो मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब्ड हैं शायद वो 7-8 हज़ार 9 हज़ार की रेंज में चल रहे होंगे, मे बी और हायर अमाउंट हो। आज की तारीख में पियोन भी 6,000 8,000 में मिलता है, तो इसका मतलब 50,000 की लिमिट तो सारे ही एम्प्लॉय क्रॉस करते हैं। यानी आज की तारीख में प्रैक्टिकली ऑल द एम्प्लॉयज आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, बट फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो लिखेगा हु इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, लिखेगा इफ एन एम्प्लॉय satisfies if an employee satisfies any one of the following conditions, कोई एक भी अगर इसको पूरा करता है, if an employee satisfies any one of the following conditions then he will be treated like specified employee, फिर उसको हम specified employee मान के चलेंगे, then he will be treated like a specified employee। इसमें पहला क्लॉज क्या था, he is director of the employer company for any part of the year,
यानी पूरा साल हो तो भी चलेगा, 1 घंटा हो तो भी चलेगा, फॉर एनी पार्ट ऑफ द ईयर। अगर कोई बंदा कंपनी का डायरेक्टर है तो उसको हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मान के चलेंगे, इवन इफ ही इज डायरेक्टर फॉर एनी पार्ट ऑफ द ईयर। राइट, आई होप ये पॉइंट एकदम सिंपल है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट, दैट ही इज बेनिफिशियल ऑनर ऑफ, ही इज बेनिफिशियल ऑनर ऑफ 20% or more equity shares of the company for any part of the year। यानी कि अगर साल में कभी भी उसके पास 20% और मोर इक्विटी शेयर हैं कंपनी के, तो भी उसको हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मान के चलेंगे। एंड इन दैट सिचुएशन ऑल द 17(2)(3 यानी अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल। तो कुल मिला के वैसे प्रैक्टिकली तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि ऑल द एम्प्लॉइज आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। फिर भी टेक्निकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि या तो वो डायरेक्टर हो या उसके पास कंपनी के 20% इक्विटी शेयर्स हों। खैर, अगर ये भी ना हो तो तीसरा पॉइंट ये है, हिज एनुअल कैश सैलरी, ये भी मैं कैलकुलेट करना बताऊंगा, हिज एनुअल कैश सैलरी एक्सीड्स 50,000 से ऊपर हो। His annual cash salary exceeds rupees 50,000 per annum from one or more employer। यानी अगर एक से ज़्यादा कंपनीज भी हों और फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर, ये लिखना जरूरी था एक्चुअली, ताकि अगर वो 2 कंपनीज में जॉब कर रहा हो या कंपनी ही जानबूझ के उसको 2 जगह से सैलरी दिखा दे, सपोज एक जगह से सारे बेनिफिट्स दे दे, है ना, और उस सैलरी में उसको सैलरी रख दें 1,000 रुपये महीने की, जी साल के 12,000 है, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तो इसलिए इन्होंने कर दिया कि अगर एक बंदा एक से ज्यादा कंपनी में भी जॉब कर रहा है तो सबको टोटल ऐड करके देखेंगे कि अगर उसकी एनुअल कैश सैलरी 50,000 से ऊपर है, इफ हिज एनुअल कैश सैलरी इज मोर देन 50,000 फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर, देन ही विल बी ट्रीटेड लाइक अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसको हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानेंगे। इसके लिए मैंने जो 3 बातें बताई, इसमें एनी वन ऑफ द फॉलोइंग है, यानी कि 3 में से एक बात भी हो। तो जैसा मैं पहले भी डिस्कस किया कि 50,000 तो आज की तारीख में सबकी सैलरी होती है, पूरे साल की बात हो रही है, महीने की नहीं। तो दैट वे प्रैक्टिकली ऑल द एम्प्लॉइज आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सो वैसे कंडीशंस में एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ही इज अ डायरेक्टर और इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ 20% और मोर, और द कैश सैलरी इज मोर देन 50,000। तीनों में से कोई एक बात भी होगी तो उसको हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मान के चलेंगे। राइट, चलिए अब हम स्लाइड्स में देखते हैं। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल ये उठता है, ये आप रजिस्टर को यहीं से लिख लीजिए, मैं इसको दोबारा से नहीं लिखवा रहा क्योंकि इसमें ब्रीफ करने वाला कोई पॉइंट नहीं, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप हाथ के हाथ धीरे धीरे लिखते जाइए कि जो 50,000 की सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है, इसमें हमने किन किन पॉइंट्स को लेना है। सबसे पहले हमने इसमें लेना है बेसिक सैलरी, लिखिए कैश सैलरी, ये जो भी मैं बता रहा था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए, जैसे HRA की सैलरी थी, ग्रेचुटी की सैलरी थी, है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा RPF की सैलरी थी। ऐसे अब हम पढ़ रहे हैं कि जो कैश सैलरी कैलकुलेट होती है इसमें कौन सा पॉइंट आएगा और कौन सा नहीं आएगा, वो इस समय हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आ रहा है बेसिक सैलरी, दूसरा ऑल टाइप्स ऑफ DA, तीसरा बोनस, ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन, फीस, ओवर टाइम, देन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, यानी अगर कोई अलाउंस एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्पशन माइनस करके जितना टैक्सेबल पोर्शन है वो ऐड करना है। देन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ मॉनेटरी परक्विजिट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4, यानी अगर कुछ रीइंबर्समेंट्स हैं, कोई आपने अपने घर के बिजली पानी के बिल रीइंबर्स कराए हैं, कोई बच्चों की स्कूल की फीस, कुछ भी रीइंबर्समेंट्स की हैं, तो उसका अगर कोई टैक्सेबल पोर्शन है तो वो भी इसमें ऐड होगा। इसके अलावा अगर आपको कैश में, यानी कैश और चेक एक ही चीज़ है, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी अगर कुछ मिली है तो वो भी टैक्सेबल होगा। ऑब्वियसली जो RPF वाला अमाउंट था, डीम्ड कंट्रीब्यूशन, वो नहीं आएगा क्योंकि वो बेनिफिट आपको मिला नहीं, वो तो आपके PF अकाउंट में जमा हो गया। लेकिन जो ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरीज हैं वो पॉइंट इसमें आ जाएंगे। अगर पिछले सालों में टैक्स नहीं लगा, कोई एरियर्स मिले हैं, एडवांस मिले हैं, ये सारा जोड़ेंगे। मेरा मन होता है किसी भी चीज़ को बार बार समझाने का, ढंग से लिखवाने का और बहुत डिटेल में जाने का, लेकिन मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि 50,000 की लिमिट प्रैक्टिकली आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा कंपेरेटिवली फास्ट करवा रहा हूँ। तो इसमें फिर भी समझ में अगर कुछ ना आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ईजी है। ये सैलरी में क्या क्या लेंगे, तो ये सारी चीज़ें लेनी है, बेसिक, DA, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, रीइंबर्समेंट्स, एडवांसेस, अगर कोई ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, कुछ भी, सारा जो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल है वो सारा अमाउंट हमने इसमें ऐड करके देखना है। अगर फिगर 50 से ऊपर तो स्पेसिफाइड,
50 और लेस नॉन स्पेसिफाइड। अगर दो कंपनीज में भी काम कर रहा है तो दोनों को जोड़ के हमने लेके चलना है, राइट। जहां तक डिडक्शन का सवाल है, सेक्शन 16 क्लॉज 2 एंड 16(3) ये डिडक्टिबल है। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हो या एम्प्लॉयमेंट टैक्स दिया हो तो वो माइनस करके आपने देख लेना। दीज डिडक्शंस आर अलाउड, यानी डिडक्शंस को अलाउ किया इन दो को, उसको माइनस करके अगर फिगर 50 से नीचे चली जाती है या 50 पे रह जाती है तो नॉन स्पेसिफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें पॉइंट्स और भी दिए हुए हैं, लेकिन मोर और लेस मैंने भी एक्सप्लेन करते हुए आपको सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो करा दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के सिर्फ इसके ऊपर जो दो क्वेश्चंस दिए हैं वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सिंपल छोटे क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं। तो प्लीज खोलिएगा अपनी बुक खोलिए और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3.13 देखिए प्लीज, अपनी ओपन कीजिए, बुक को ओपन कीजिए एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 3.13। क्वेश्चन नंबर 3.13 क्या कहता है क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि वो स्पेसिफाइड है या नहीं है। बेसिक सैलरी 3000 पर मंथ, हाथ के हाथ करना शुरू कर सकते हैं, एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं। दूसरा है CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट नहीं होगा, आई एम सॉरी, ये मेरा स्टाइल है क्वेश्चन क्रिएट करने का, तो मेरी गलती है, बट चलो खैर मैं ही इसको लिखा हूं, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 4200 पर एनम, आपको याद होगा ये दो बच्चों के लिए मिला, 1200 रुपए एक बच्चे पे एग्जाम्शन थी, तो 2400 हम इसमें से माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट इज HEA, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, वो दिया है 7200 फॉर वन चाइल्ड, इसमें 300 रुपए महीने की एग्जाम्शन थी, यानी 3600 रुपए मैं इसमें से माइनस करूंगा और बाकी का टैक्सेबल करूंगा। फिर है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 2600 पर मंथ, इसमें अगर आपको याद हो तो 1600 रुपए महीना, 1600 पर मंथ एग्जाम्ट है, तो 1000 रुपए महीना इसका मैं टैक्सेबल कर दूंगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस, ऊपर देखिए MNC, यानी कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन नहीं मिलेगी, 1600 पर मंथ इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। और फिर लास्ट में है एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, इसको हम जरूर माइनस करेंगे। सो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेटर दौड़ाना है। तो बेसिक सैलरी जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे को दी गई है दैट इज 3000 पर मंथ, तो इसको मैं ले लेता हूँ और इसके बेसिस पे ये फिगर मेरे पास आ गई है 36,000 की, राइट। सो बेसिक सैलरी इज 3000 पर मंथ, दैट इज मेकिंग मी 36,000 फॉर द ईयर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 4200 क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से दो बच्चों का 2400 रुपये में माइनस कर दूंगा, माइनस 2400 फॉर टू चिल्ड्रन, 1200 रुपये के हिसाब से ये फिगर हमारी जो निकल के आई ये आई 1200 इंटू 2, राइट। तो 2400 रुपये एग्जाम्ट हो गया और हमारा टैक्सेबल अमाउंट जो आ गया दैट इज 1800, राइट। नेक्स्ट इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, जहां तक इसका सवाल है 7200 रुपीज गिवन है, इसमें से 3600 रुपये में माइनस कर दूंगा, एक ही बच्चे का है और इसमें 300 पर मंथ की एग्जाम्शन जो है मिलती है, तो इंटू 12 मैंने लिया इसको, तो 3600 इसमें मेरी एग्जाम्शन मेरे को मिल गई और उसके बेसिस पे मेरा टैक्सेबल अमाउंट भी आ गया 3600, राइट। चलिए अभी तक हम तीन चीजें कर चुके हैं। बेसिक सैलरी स्ट्रेट अवे 3000 पर मंथ के हिसाब से 36,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्शन थी, तो दो बच्चों पे 200 रुपए की एग्जाम्शन मिलके साल का हो गया 2400, वो माइनस 1800 टैक्सेबल कर दिया, और हॉस्टल में 300 रुपए महीने की एग्जाम्शन थी तो 3600 हमने माइनस किया, 3600 टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जहाँ तक ट्रांसपोर्ट अलाउंस का सवाल है इसमें फिगर हमें 2600 पर मंथ दी है, जिसमें से 1600 रुपये महीना एग्जाम्शन है, तो इसका मतलब इसमें जो टैक्सेबल है वो 1000 रुपये महीना हो गया, तो इंटू 12 ये हमारे पास जो टैक्सेबल अमाउंट आ गया दैट इज ₹12,000, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2600 रुपये महीना है, 1600 रुपये एग्जाम्शन है, 1000 रुपये महीना टैक्सेबल, साल भर का 12,000। फिर है एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस में डिडक्शन मिलनी नहीं है, मिलती होती तो भी एक बार तो हम ऊपर पूरा ही अमाउंट लेते हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ 1600, सो दैट इज मेकिंग इट 1600 इंटू 12, कैलकुलेटर अपना यूज कीजिए, एग्जाम्स में अलाउड है, तो ये हो गया 19,200, ठीक है। अब इन सबको अगर हम ऐड कर दें, राइट, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारी जो ग्रॉस कैश सैलरी आ रही है, जो कैश बेनिफिट्स की, इन सबको ऐड कीजिए, 36,000 प्लस 1800 प्लस 3600 प्लस 12,000 प्लस 19,200, तो ये फिगर आ रही है
72,600। अब इसमें से हम एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2 इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, राइट। तो हम इसको यहाँ नील लिख देंगे। जहाँ तक सवाल है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, उसकी डिडक्शन जरूर मिल जाएगी। एम्प्लॉयमेंट टैक्स डिडक्शन ये मिलती है सेक्शन 16 क्लॉज 3 में। तो ये डिडक्शन इसमें क्वेश्चन में क्या 800 रुपये उसने साल के पे किए हैं, तो इसको ज़रूर मैं माइनस क्लेम कर लूँगा। और इसके बाद अब मेरा इसको माइनस करके, समझ में आ रही बात, ये इसमें से मेरे को डिडक्शन मिल गई। और इसके बाद अब मेरी ये नेट कैश सैलरी जो है पूरे साल की जो आ रही है, नेट कैश सैलरी, इसको माइनस करके सिर्फ 18,800 इसमें से मेरा माइनस हुआ, तो 71,800 दिस इज माय नेट कैश सैलरी। सो लास्ट में भी नीचे स्पेस कम बचा, सिर्फ एक लाइन लिखनी है, एज नेट कैश सैलरी इज मोर देन 50,000, एज नेट कैश सैलरी इज मोर देन 50,000 ही इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। 50,000 से ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन ने पूरा जोर लगाया 3,000 रुपये महीना आज की तारीख में, जैसा मैंने कहा पियोन की सैलरी भी नहीं होती, उसको भी लेके चले, थोड़े और बेनिफिट मिले तो ये 50,000 को क्रॉस कर गया। तो कहने का मतलब यही है, प्रैक्टिकली ऑल द एम्प्लॉयज आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, देयर इज नो डाउट। तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है इस क्वेश्चन में, देयर इज नथिंग स्पेशल। आपने सिर्फ इतना ही देखना है, 50,000 को क्रॉस कर रहा है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, तो उसको जो भी और बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सब टैक्सेबल होंगे, राइट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है इस कंसेप्ट के ऊपर, उसको वैसे मैं वर्बली ही सॉल्व कर देता हूं। तो आंसर तो वैसे आपके बुक के अंदर है ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3.14, ही इज वर्किंग विद एक्स लिमिटेड सैलरी 3,000 पर मंथ एंड आल्सो वर्किंग विद वाई लिमिटेड सैलरी 2,000 पर मंथ। देखो एक कंपनी से काम कर रहा है 3,000, दूसरी कंपनी से 2,000, वेदर इज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय फॉर एक्स लिमिटेड और बोथ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जितनी भी कंपनीज में काम कर रहा हो उन सबकी सैलरी टोटल करके देखते हैं 50,000 की लिमिट। तो एक में काम कर रहा 3,000 साल का 36,000, अगर और कहीं ना कर रहा होता तो नॉन स्पेसिफाइड। दूसरे में काम कर रहा है 2,000 साल का 24,000, नॉन स्पेसिफाइड। लेकिन हमने देखना दोनों को ऐड करके, तो क्योंकि दोनों की सैलरी मिला के 5,000 रुपए महीना यानी साल का 60,000 हो रहा है, तो ही इज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय फॉर बोथ द कंपनीज। बस ये एक छोटा सा पॉइंट इसमें है, राइट। तो मेरे ख्याल से आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और परक्विजिट्स का बेस मैंने इस वीडियो में दे दिया है, ये बेस बहुत काम आएगा, खासकर जो हमने शुरू में सेक्शंस पढ़े हैं वो बहुत काम आएंगे। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के जो 8 मैंने आपको क्लॉजेस दिए हैं, पहला RFA, दूसरा CRA कंसेशनल, तीसरा अदर बेनिफिट्स 17(2)(3), फिर ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग मेट बाय एम्प्लॉयर यानी एक्सपेंसेस की रीइंबर्समेंट 17(2)(4), फिर LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, then sweat equity share 17(2)(6), superannuation fund contribution in excess of 1 lakh 17(2)(7) and other benefits fringe benefits 17(2)(8। ये मेन पॉइंट है। बाकी स्पेसिफाइड तो जो भी डायरेक्टर या 20% शेयर होल्डर या कैश सैलरी 50,000 से ऊपर है वो इसमें काउंट होगा, राइट। आई होप सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ हिचकिए मत, जो भी मेरे वीडियो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्री, दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, और वो मुझे SMS ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स हैं, केस लॉज हैं, बेशक हो सकता है कि आप इंटर के स्टूडेंट हो, आपके लिए केसेस इतने रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट टैक्स में ही अपना करियर बनाने का सोचते हैं या जिनके लिए टैक्स एक फेवरेट सब्जेक्ट है या टैक्स में नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो मेरी वेबसाइट blog.ngpeducation.com पे ऑलमोस्ट डेली विजिट करें, और या फिर वो फॉलो बाय ईमेल में अपनी ईमेल को रजिस्टर करवा लें, तो डेली अपडेट्स उनको मिलते रहेंगे। साथ में दुनिया भर के टेस्ट मैंने उस पर अपलोड किए हुए हैं, तो वो टेस्ट भी आपको ट्राई करने हैं। तो आप मेहनत कीजिए, टैक्स एक बहुत ही रेम्युनरेटिव फील्ड आपके लिए बन सकती है, और मे बी अगर आपने नॉलेज इंक्रीज की तो कल को आप टीचर भी बन सकते हैं। नहीं तो वैसे टैक्स की फील्ड में बहुत स्कोप है, दुनिया में शायद ही कोई अच्छी कंपनी होगी जो एक अच्छे टैक्सेशन प्रोफेशनल को सर्च ना करती हो। सो इट इज़ ऑलवेज माई सजेशन कि आप जो है टैक्सेशन को बहुत एक स्पेशल सब्जेक्ट की तरह लें। टैक्सेशन आगे चल के बहुत वाइड हो जाता है, इसके अंदर इनकम टैक्स अलग हो जाता है, फिर आगे चल के अब GST आ गया है, और बहुत चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है, समझनी है, बहुत वास्ट है इसके अंदर प्रैक्टिस का स्कोप। और जॉब्स के एंगल से भी हर कंपनी को टैक्सेशन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, तो आप इसको बहुत स्ट्रांगली पढ़िए, कंसेप्चुअली समझिए, एक एक वर्ड जैसे मैं अपनी तरफ से मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी उसको उतने ही इंपॉर्टेंस दे के ध्यान से पढ़िए। और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।